तुम तो मेरे जाल से बच गए, मगर अब तुम अपने साथियों को कैसे बचाओगे? वो दोनों तो अपनी डिजायर्स के समंदर में मस्त गोते लगा रहे हैं। कैसे निकालोगे इनको तुम मेरे ट्रैप से? हाँ, ड्रैकुला लस्ट के झांसे में नहीं आया था, लेकिन गिलगमेश और एनकिडू फंस चुके थे और अब ड्रैकुला को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो उनको उस लस्टफुल स्लिप से बाहर कैसे निकालेगा। क्या हुआ ड्रैकुला? तुम्हारी हंसी कहाँ गायब हो गई? लस्ट से जीतना नामुमकिन होता है। मेरा वार इंसान को कब किस दिशा से मारेगा कोई नहीं जानता। मेरे कारण न जाने कितने राजाओं ने युद्ध किए हैं। वो मैं ही थी जिसने रावण की बुद्धि भ्रष्ट करी थी। वो मैं ही थी जिसने कौरवों को द्रौपदी का चीरहरण करने को उकसाया था। एक तरह से देखा जाए तो रामायण और महाभारत के युद्ध मेरी ही देन थे। मैंने तो इंद्र तक को नहीं छोड़ा। उसके पतन का कारण मैं ही थी। मैंने ही उसके मन में अहिल्या के लिए दुर्भावना भरी। इसलिए तुम भले ही मेरे झांसे में न आए हो, मगर तुम्हारे दोस्त मेरा शिकार बन चुके हैं और अब तुम उन्हें बचा नहीं पाओगे। ड्रैकुला सच में परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एनकिडू और गिलगमेश को वासना की नींद से कैसे जगाएगा। जीनत को इस बात पर भरोसा था कि ड्रैकुला के पास इस वार का कोई तोड़ नहीं होगा, लेकिन वो ड्रैकुला की शक्तियों से पूरी तरह अनजान थी। अगले ही पल ड्रैकुला एनकिडू की ओर बढ़ा और उसने जमीन पर लेटे हुए एनकिडू की आंखें अपनी उंगलियों से खोल दी। ड्रैकुला अब सोए हुए एनकिडू की आंखों में झांक रहा था और ड्रैकुला की आंख की पुतलियां गोल गोल घूम रही थी। जीनत ये सब होते हुए देख रही थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? ड्रैकुला ने बिना पल के झपकाए हुए एनकिडू की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, तुम मेरी शक्तियों से अनजान हो। मुझे एनकिडू को जगाने के लिए बस उसके दिमाग में उतरना है और ये मेरी हिप्नोसिस की पावर से मैं आराम से कर सकता हूँ। ड्रैकुला लगातार एनकिडू की आंखों में देख रहा था और अब एनकिडू की आंख भी गोल गोल घूमने लगी थी। हाइप्नोटिक कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका था और अगले ही पल ड्रैकुला एनकिडू के सपनों के अंदर था। यहां ड्रैकुला एनकिडू को लस्ट की नींद से उठाने की कोशिश में लगा था। वहीं दूर कहीं एक चट्टान के पास बैठकर ओमकार उस बुढ़िया की कहानी सुनने जा रहा था, जो अपना नाम मंजरी बता रही थी। ये कहानी आज से करीब 1200 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैं जवान थी और अगोरी नाम के राज्य में रहती। हमारे राज्य का राजा मोलागत एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन वो और मेरे पिताजी पुराने शत्रु थे। मोलागत को जब मेरी खूबसूरती के बारे में पता चला तो उसने मेरा हाथ मांगा, लेकिन मेरे पिताजी ने मना कर दिया। उसी समय मेरे गांव से कुछ दूर एक योद्धा रहता था, लोरिक। उसके शौर्य की कहानियां हर गली हर बाजार में सुनाई जा रही थी। वो एक महान वीर था जो युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त करता जा रहा था, लेकिन जितना महान था उतना ही सन्यासी जैसा जीवन जी रहा था। मैं हर रोज नदी से पानी भरने के बहाने जाकर उसको देखती थी। उसके वीर रस से भरे किस्से सुनकर मैं उसकी दीवानी हो चुकी थी और धीरे धीरे मेरे मन में उसे पाने की इच्छा जाग चुकी थी। मैं उसके शौर्य और रूप पर मोहित हो चुकी थी, मगर मन ही मन एक और सच्चाई मुझे तोड़ रही थी कि उसके साथ जीने का अर्थ है एक सन्यासन की तरह जीना। प्रेम और यथार्थ के बीच कभी फंसे हो तुम? आपका दिल प्रेम का गुलाम हो जाता है और आपका दिमाग आपको यथार्थ से परिचित करवाने की कोशिश करता रहता। मैं उसी मझधार में फंसी हुई थी। फिर एक दिन राजा खुद मेरे घर आ गया। अब तक लोरिक भी मेरे प्यार में घिर चुका था और जिस समय राजा मेरे द्वार पर आया वो भी मेरा हाथ मांगने आ पहुंचा। मेरे लिए निर्णय लेने का समय था, मगर मैं दिन भर इस दुविधा में पड़ी रही। क्या राजा की इच्छा पूरी करूं और एक आराम का जीवन चुनूं, या अपने दिल की सुनूं और एक सन्यासन का कष्ट भरा जीवन जीने के लिए तैयार हो जाऊं।
जब मैं कोई निर्णय नहीं ले पाई थी, तभी मैंने अपने कमरे में एक आवाज सुनी। मंजरी, यहाँ से 2 योजन दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में एक चट्टान है। जो कोई भी उस चट्टान को तलवार के एक वार में 2 भाग में काट देगा, तुम उसी से विवाह करना। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने उस आवाज को देवताओं का आदेश मानकर वही किया। मैं राजा और लोरिक को उस चट्टान तक ले गई और अपना फैसला सुना दिया। जो भी कोई इस पत्थर को तलवार के एक वार में 2 हिस्सों में चीर सकेगा, वही मेरे प्रेम के योग्य होगा। ये सुनते ही हर तरफ सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर चिंता थी। क्या ये संभव था? राजा ने तुरंत तलवार उठाई और चट्टान पर वार किया, लेकिन कुछ न हुआ। उसके बाद राजा हर दिन उस पत्थर पर आकर वार करता था। हर सुबह वो आता, कोशिश करता और निराश होकर लौट जाता। लेकिन लोरिक बस चुप था। वो ध्यान लगाकर चट्टान के पास बैठा रहता था। और फिर एक दिन वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और न जाने कहाँ गायब हो गया। लोरिक बिना किसी को कुछ कहे कहीं चला गया था। मैं रोज सुबह से रात तक उसका इंतज़ार करती थी, लेकिन वो न जाने कहाँ चला गया था। उधर राजा रोज तलवार उठाता, संघर्ष करता, पर वो पत्थर हिल भी नहीं रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या लोरिक डर गया था? क्या वो मेरी शर्त से भाग रहा था? मेरा विश्वास टूट रहा था, पर फिर भी मैं दिल से प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे ही दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, और एक दिन जब सब ने उम्मीद छोड़ दी थी, तब वो वापस आ गया। लोरिक वापस आ गया था और उसके हाथों में एक तलवार चमक रही थी। पर्वताक्ष, एक रहस्यमय तलवार जो कहीं अद्भुत जगह से प्राप्त की गई थी। हाँ, वही तलवार जो आज तुम्हारे हाथों में है। सब लोग उसके आसपास जमा हो रहे थे, देख रहे थे कि क्या होने वाला था। मैं भी भीड़ के बीच से देख रही थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। और फिर लोरिक ने तलवार उठाई, एक सांस लिया और सिर्फ एक बार में उसने उस पत्थर को 2 टुकड़ों में चीर दिया। सब लोग हैरानी से ये चमत्कार देख रहे थे। राजा चुप हो गया था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि मैं जानती थी कि अब मुझे मेरा साथी मिल चुका था। मगर ये कहानी अब तक बहुत करवटें ले चुकी थी। खैर, शर्त के अनुसार अब मुझे लोरिक से विवाह करना था, और विवाह हुआ भी। मैं लोरिक से विवाह कर रही थी। सारी राजधानी में उत्सव हो रहा था। नगरवासी खुश थे। मगर जानते हो ओमकार, इस दुनिया में सबसे चंचल वस्तु क्या है? क्या? मन। ये मन इस संसार की सबसे चंचल वस्तु है। ये आज यहाँ है तो कल वहाँ है। इसमें ठहराव नहीं है, और जिसमें ठहराव नहीं होता है उसे एक दिन थामने वाला कोई नहीं बचता है। पेड़ से टूटा हुआ एक पत्ता भी अंत में ठहराव की तलाश में ज़मीन पर गिर जाता है। हवा में उड़ते पक्षी भी रात होते ही अपने घोंसले में वापस जाते हैं। मगर ये मन कहीं टिकना ही नहीं जानता है। हम सब अपने मन के गुलाम हैं, और ये मन ही हमारे दुखों का कारण है। जो इस मन को थाम लेता है वो मोक्ष की राह पर निकल जाता है, और जो मन की चंचलता के आगे झुक जाता है वो जीवन मृत्यु के इस चक्र में भागता रहता है। मैंने लोरिक से प्रेम किया क्योंकि मेरा मन उसमें ठहराव देख रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे लोरिक का साथ मिला, ये मन फिर से मचलने लगा। या यूं कहूँ
कि मेरा मन बहुत पहले से ही इस भटकाव की तैयारी में था और अब इस मन में उतर चुका था राजा मोलागत। मंजरी की बात सुनकर कहानी को गंभीरता से सुनता ओमकार चौंक पड़ा। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या कह रही है आप? आपको राजा से प्रेम हो गया था? मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बात सुनकर आश्चर्य हुआ है, मगर इसे मेरे नज़रिए से देखो। जब लोरिक यहाँ नहीं था, वो अपना सब काम छोड़कर रोज़ सुबह उस चट्टान के पास आता था और रोज़ उस चट्टान को काटने की कोशिश करता था। मैंने प्रेम के लिए लोरिक की साधना देखी थी, मगर मैंने अपने प्रेम को पाने के लिए राजा की जिद भी देखी थी। उसकी दीवानगी चट्टान पर हुए हर वार के साथ मेरे मन पर चोट करती थी और मेरा मन वो चंचल सा हर असफल कोशिश के साथ धीरे धीरे उसकी सफलता की कामना करने लगा था। जब तक लोरिक वापस आए तब तक मेरा मन दो भाग में बंटने लगा था। एक जो लोरिक के आने का इंतजार कर रहा था और दूसरा जो राजा की विजय की कामना कर रहा था। जानते हो ओमकार, जब मन बट जाता है ना, तो वो दोनों हिस्से आपस में लड़ने लगते हैं और उनका युद्ध उस इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देता है। जब मेरा विवाह लोरिक से हुआ तब मेरे मन के उस हिस्से को गहरा आघात लगा था जो राजा की विजय की कामना कर रहा था। और जब मन के घाव बहुत गहरे होने लगते हैं ना, तब वो बगावत करने लगता है और उसी बगावत का शिकार बन गई मेरी ये कहानी। लोरिक और मंजरी की प्रेम कहानी की गवाही देती है ये चट्टान, मगर ये चट्टान एक और बात की गवाह है, मेरे विश्वासघात की गवाह। हाँ ओमकार, कहानी अभी बाकी है और इस कहानी के केंद्र में है वो तलवार जिसका नाम है पर्वताक्ष।